स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और जैसा कि हम जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसी क्रम में ये साइंस का तीसरा टॉपिक है और ये वीडियो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो रेलवे के पेपर में हो, ग्रुप डी के में, या फिर आपका एसएससी सीजीएल, यानी कोई भी पेपर जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखते हैं क्वेश्चन। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन वर्ग मिलीमीटर, ऑप्शन बी वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी वर्ग मीटर, या डी वर्ग किलोमीटर। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है क्या है इसका सही जवाब। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है। वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर। पहला जो ऑप्शन था आपका वर्ग मिलीमीटर है, तो आपको बताना है इसमें से क्या है आपका सही आंसर। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो आपको बताना है क्या है इसका सही आंसर। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन जो है इसका सी, यानी कि वर्ग मीटर। इसका जो आंसर था बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वर्ग मीटर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एक कंघी के कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का कारण है। यानी जो कंघी अपनी तरफ कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है उसका कारण क्या है वो आपको बताना है। इसके लिए 4 आंसर है। पहला ऑप्शन है आपका ए घर्षण जनित बल द्वारा, ऑप्शन बी गुरुत्वीय बल द्वारा, ऑप्शन सी चुंबकीय बल द्वारा, या ऑप्शन डी स्थिर वैद्युतिकी बल द्वारा। आपको बताना है कि एक कंघी कागज के टुकड़ों को जो आकर्षित कर लेती है उसका कारण क्या होता है। घर्षण बल द्वारा, गुरुत्वीय बल द्वारा, चुंबकीय बल द्वारा, या स्थिर वैद्युतिकी बल द्वारा। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसके लिए 5 सेकंड का समय। और बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन डी स्थिर वैद्युतिकी बल द्वारा। स्थिर वैद्युतिकी बल, इस बल के कारण ही आवेशित कंघी कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है। देखते हैं तीसरा यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता। ऑप्शन ए है आपका दूध, ऑप्शन बी है शहद, ये 2 बार लिख गया, ऑप्शन बी है शहद, ऑप्शन सी अल्कोहल, या डी तेल। आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो जल में नहीं घुलता है। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो जल में नहीं घुलता है। ऑप्शन फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी शहद, सी अल्कोहल, या डी तेल। आपको बताना है इन 4 में से कौन सा आंसर सही है। और सही क्वेश्चन आप अपने मन में सोच लीजिएगा, 5 सेकंड का इसके लिए समय है। और आपको अपने जो आंसर है वो हमारे आंसर्स के साथ मैच करने हैं। और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके आंसर सही हों। और ये प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों का कलेक्शन है आपके लिए। और इसका जो सही आंसर की बात करता हूँ तो वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि तेल। ऑप्शन डी यानी कि तेल। जल एक ध्रुवीय विलायक है, अतः इसमें केवल ध्रुवीय पदार्थ ही घुल सकते हैं जो कि हाइड्रोजन बंध द्वारा पानी के अणुओं से जुड़े रहते हैं, जैसे शहद, अल्कोहल व दूध। इसके विपरीत पदार्थ जैसे तेल एक असंतृप्त है जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में असफल रहते हैं, अतः जल में अविलेय होते हैं। तो तेल एक ध्रुवीय विलायक है। तो यही इसका आंसर है। आपसे यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तेल, अतः जल में अविलेय है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। पौधे जो अपना भोजन बना सकते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए ऑटोट्रॉफ, ऑप्शन बी हेट्रोट्रॉफ, ऑप्शन सी सैप्रोफाइट, ऑप्शन डी पैरासाइट। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पौधे जो अपना भोजन बना सकते हैं
कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऑटोट्रॉफ, ऑप्शन बी हेटेरोट्रॉफ, ऑप्शन सी सैप्रोफाइट या डी पैरासाइट। आपको बताना है पौधे जो अपना भोजन बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं। इसके लिए 5 सेकंड का समय, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑटोट्रॉफ। ऑप्शन ए ऑटोट्रॉफ। पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन निर्माण करते हैं, अतः इन्हें सुपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। अन्य जीव अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। केले के पौधे की जड़ है? ऑप्शन ए आरोही मूल, ऑप्शन बी अवस्तंभ मूल, ऑप्शन सी श्वसन मूल या डी अपस्थानिक मूल। क्वेश्चन है केले के पौधे की जड़ है? ऑप्शन ए आरोही मूल, ऑप्शन बी अवस्तंभ मूल, ऑप्शन सी श्वसन मूल या डी अपस्थानिक मूल। आपको बताना है इन चार में से कौन सा आंसर सही है। और ये पुराने 10 साल के जो पेपर हैं उन्हीं में से ये वो सारे क्वेश्चन है जो रिपीटेबल क्वेश्चन है, बार बार आ रहे हैं पेपरों में, उन सभी का कलेक्शन है आपके लिए। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसके लिए 5 सेकंड का समय, और बिल्कुल सही आंसर है आपका डी यानी कि अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल केले के पौधे की जड़ अपस्थानिक मूल का उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है किस गैस का मुख्य कारण है? इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर या डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है किस गैस का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन का, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर या डी ऑक्सीजन। इनमें से किस गैस का कारण है ग्रीन हाउस गैस? तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही जवाब आपको बताना है। इसके लिए 5 सेकंड का समय। बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रभाव है, और इसका जो सही आंसर है वो बी कार्बन डाइऑक्साइड है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह है? ऑप्शन ए ऊष्मा का सुचालक, ऑप्शन बी विद्युत का सुचालक, ऑप्शन सी विद्युत का कुचालक या डी थर्मोप्लास्टिक। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह है, क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ऊष्मा का सुचालक, ऑप्शन बी विद्युत का सुचालक, सी विद्युत का कुचालक या थर्मोप्लास्टिक। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय। तो बताइए क्या है सही आंसर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। और इसके लिए जो 5 सेकंड का समय था उसमें सही आंसर है आपका विद्युत का कुचालक, और यह है ऑप्शन नंबर सी। विद्युत का कुचालक विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जो फिनोल के एल्डिहाइड के एलिमिनेशन अभिक्रिया द्वारा बनता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गति के निम्न उदाहरण में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर होते हैं? एक और क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। गति के निम्न उदाहरण में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर हैं, ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ए वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, ऑप्शन बी दोलन करता हुआ दोलक, ऑप्शन सी सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी या डी सीधी सड़क पर चलती हुई कार। आपको बताना है कि इनमें जो गति के जो 4 आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें से तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर है। इनमें से किस में दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर है वो आपको बताना है। ऑप्शन फिर से रिपीट किया देता हूँ। ऑप्शन ए वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, दोलन करता हुआ दोलक, सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी या सीधी सड़क पर चलती हुई कार। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय।
और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। सीधी सड़क पर चलती हुई कार विस्थापन एक सदिश राशि है, अतः सीधी सड़क पर चलती हुई कार द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण बराबर होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। ऑप्शन बी, फिटकरी घाव के आसपास के तापमान को कम कर देती है। ऑप्शन सी, फिटकरी एक प्रतिरोधी है। या ऑप्शन डी, फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। बी, फिटकरी घाव के आसपास के तापमान को कम कर देती है। सी, फिटकरी एक प्रतिरोधी है। या डी, फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। इसके लिए 5 सेकंड का समय। और बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। देख लेते हैं इसके बारे में भी। फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी जो होता है यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, जिसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24H2O। ये जो आपको न्यूमेरिकल नंबर दिख रहे हैं 2, 4 और ये 3 और ये 24, 24, तो ये जो नंबर है नीचे की तरफ होते हैं। टाइपिंग में ये नहीं आ पाए हैं, मोबाइल की टाइपिंग से नहीं हो पाए, इसलिए ये इसके सामने लिखा हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24H2O। ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट यानी फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है तथा फिटकरी का उपयोग रक्त का थक्का बनाने के लिए किया जाता है, जिसके कारण घाव का रक्तस्राव रुक जाता है। इसका ऑप्शन ए सही था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक। ऑप्शन ए, बढ़ता है। ऑप्शन बी, परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन सी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। और ऑप्शन डी, घटता है। 4 ऑप्शन है इसके लिए, आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक ऑप्शन ए, बढ़ता है। बी, परिवर्तित नहीं होता। सी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन डी, घटता है। आपको बताना है इन 4 में से कौन सा आंसर सही है। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो क्या है इसका सही आंसर? और मैं आपको बता दूं, ये पिछले जो लास्ट ईयर के 10 सालों में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये वो क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और देखते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ता है। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ये इसका सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पानी के अंदर वायु का बुलबुला किसकी तरह कार्य करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। पानी के अंदर वायु का बुलबुला किसकी तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए, उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन बी, समतल लेंस की तरह। ऑप्शन सी, अवतल लेंस की तरह। या डी, समतल लेंस की तरह। जो बी वाला ऑप्शन था समतल उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऑप्शन ए, उत्तल लेंस की तरह। बी, समतल उत्तल लेंस की तरह। सी, अवतल लेंस की तरह। या डी, समतल लेंस की तरह। क्वेश्चन है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला किसकी तरह कार्य करता है। इसके लिए 5 सेकंड का समय। तो आपका जो आंसर है वो मैच कर लीजिएगा हमारे आंसर के साथ। अगर आपका आंसर सही होता है तो उसका मतलब तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं और इसी तरह कंटिन्यू करते रहिएगा। और इस बार सिलेक्शन लेना है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अवतल लेंस। पानी के अंदर अवतल लेंस की तरह काम करता है ये। देखते हैं इसका आंसर। उत्तर है आपका सी, अवतल लेंस। पानी के ऊपर वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह, पानी के ऊपर उत्तल लेंस की तरह तथा पानी के अंदर अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि। देखते हैं इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है
अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है। ऑप्शन बी, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। ऑप्शन नंबर सी, अम्ल को तनु बनाने की क्रिया अत्यधिक ऊष्माशोषी है। और ऑप्शन नंबर डी, अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है। बी, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। और सी, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माशोषी है। और ऑप्शन डी, अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण है। ये 4 क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है क्या है सही आंसर। और इसके लिए 5 सेकंड का समय। तो बिल्कुल सही है इसका जो आपका आंसर है, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन बी। जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है, इसलिए तनुकरण करते समय जल को अम्ल में मिलाने की सलाह दी जाती है। इसलिए जल में अम्ल को मिलाने की सलाह दी जाती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि? इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए, हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। ऑप्शन बी, हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन सी, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। ऑप्शन डी, हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्यों? ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। बी, हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन सी, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। और डी, हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। इसके लिए 5 सेकंड का समय आपके लिए। और बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। ये इसका आंसर है उत्तर। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, इसलिए हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ते से, क्यों? ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए, जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन बी, जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है। ऑप्शन सी, जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है। ऑप्शन डी, जस्ता टिन से महंगा होता है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, ना कि जस्ते से, क्यों? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन बी, जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है। सी, जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है। या डी, जस्ता टिन से महंगा होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने और आपको मिलता है इसके लिए 5 सेकंड का समय। देखते हैं क्या है सही आंसर। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। जस्ता यानी कि जिंक, Zn और इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, जो कि आवर्त सारणी में पहले स्थान रखता है, इसलिए ये अधिक क्रियाशील होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, अतः खाने के डिब्बों की अंदरूनी सतह पर टिन का लेपन किया जाता है, ना कि जिंक का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है। और इसके लिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन कौन सा है। ऑप्शन ए, यीस्ट। ऑप्शन बी, शैवाल। ऑप्शन सी, साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन डी, जीवाणु। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, बताना इसमें से कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है। ऑप्शन ए, यीस्ट। ऑप्शन बी, शैवाल। ऑप्शन सी,
साइनोबैक्टीरिया या ऑप्शन डी जीवाणु। और इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि जीवाणु। ऑप्शन डी यानी कि जीवाणु। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार लगभग कुछ ही मिलीमीटर का होता है। ये अकेंद्रिका कोशिका भित्ति युक्त कोशिकीय सरल जीव है जो प्राय सर्वत्र पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। यह एक बहुत जटिल पदार्थ होता है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 16वां क्वेश्चन देखते हैं। जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। ऑप्शन ए CO2 एवं H2O, ऑप्शन बी CO2 SO2 एवं H2O, ऑप्शन सी केवल CO2 और ऑप्शन डी है आपका CO2 CO एवं H2O। क्वेश्चन है एलपीजी और सीएनजी जब जलते हैं, पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। आपको ये बताना है उनके जलने के बाद कौन सा उत्पाद बनता है, सीएनजी या एलपीजी के। उसके लिए ऑप्शन फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑप्शन ए CO2 एवं H2O, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी CO2 SO2 एवं H2O, ऑप्शन सी केवल CO2, ऑप्शन डी CO2 CO एवं H2O। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। बताइए क्या है सही आंसर। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए CO2 एवं H2O। CO2 एवं H2O CNG या LPG का पूर्ण दहन करने पर CO2 और H2O बनता है। CNG एक प्राकृतिक गैस है। इसमें हाइड्रोकार्बन मिला होता है तथा LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन और पेंटेन ये सब मिले होते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पुराने जो भी क्वेश्चन पेपर हैं 10 साल के, उन सभी का कलेक्शन है ये। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो रिपीटेबल क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं पेपरों में, उन सभी के वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और ये हमारे वीडियो का तीसरा टॉपिक है, तीसरा ये पार्ट है। और ये क्वेश्चन लगातार आपको मिलते रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या है। इसके लिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन बी किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, ऑप्शन सी किलो जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन डी कैलोरी। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन बी किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, ऑप्शन सी किलो जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन डी कैलोरी। 4 ऑप्शन आपके सामने। इसके लिए 5 सेकंड का समय और देखते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशम में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। ऑप्शन ए एक्रिलिक, ऑप्शन बी पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी नायलॉन या ऑप्शन डी रेयान। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशम में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। ऑप्शन ए एक्रिलिक, बी पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी नायलॉन या डी रेयान। इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। और क्या है आपका सही जवाब, आप अपना सही जवाब गैस कर लीजिएगा और हमारे आंसर के साथ मैच कर लीजिएगा। अगर आपका आंसर सही होता है तो मतलब आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इसी तरह तैयारी करते रहिएगा। मात्र 32,438 पोस्ट हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन बहुत है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी रेयान। ऑप्शन डी यानी कि रेयान पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक फाइबर है। क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से प्राप्त किया जाता है। रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, आपको बताना है उस गैस का नाम। इसके लिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी कार्बन फ्लोरो, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ।
वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, गैस का नाम बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। नंबर जो ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके लिए 5 सेकंड का समय। तो देखते हैं इसका सही आंसर। जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, यह गैस अधिक मात्रा में शरीर के अंदर पहुंच जाए तो दम घुटने लगता है तथा मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिजैविक का उपयोग किसके उपचार में करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी डेंगू बुखार या डी हैजा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रतिजैविक का उपयोग किसके उपचार में करते हैं? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए, डेंगू बुखार या डी हैजा। आपको बताना है क्या है इनमें से सही आंसर। इसके लिए 5 सेकंड का समय है। और इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हैजा। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी हैजा। प्रतिजैविक का उपयोग हैजा के उपचार में किया जाता है। यह एक संक्रामक रोग है और यह विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से होता है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, विब्रियो कालेरी। हैजा विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से फैलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित गैस जो पौधा घर यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, आपको उस गैस का नाम बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मेथेन जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन जलवाष्प। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। वायुमंडल में उपस्थित गैस जो पौधाघर यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, आपको उस गैस का नाम बताना है। ऑप्शन ए मेथेन जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और मेथेन, और ऑप्शन जो डी है नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन और जलवाष्प। आपको बताना इनमें से कौन सा आंसर सही है। इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। और बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन ए मेथेन जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए मेथेन जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, ये आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 22, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए किन खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आयोडीन एवं क्लोरीन, ऑप्शन बी लोहा एवं आयोडीन, ऑप्शन सी लोहा एवं कैल्शियम, और ऑप्शन डी है सोडियम एवं पोटेशियम। एक और क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए किन खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है? आयोडीन एवं क्लोरीन, ऑप्शन ए, बी लोहा एवं आयोडीन, ऑप्शन सी लोहा एवं कैल्शियम, और डी सोडियम एवं पोटेशियम। ये आपके 4 ऑप्शन है। 5 सेकंड का समय है। देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन सी लोहा एवं कैल्शियम। ऑप्शन सी लोहा एवं कैल्शियम मांसपेशियों के सुचारू क्रिया के लिए लोहे एवं कैल्शियम खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? ऑप्शन ए फलीदार पादपों की जड़ें, परजीवी, विलयशील, नाइट्रोजन, यौगिक। ऑप्शन बी फलीदार पादप, सहजीवी, तने की ग्रंथि, ऑप्शन सी जड़ों की ग्रंथि, घटपर्णी, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा, ऑप्शन डी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां और फलीदार पादप। जो शब्द समूह है राइजोबियम वो सही रूप से पहचाना जा सकता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए फलीदार पादपों की जड़ें, परजीवी,
विलयशील नाइट्रोजन यौगिक। ऑप्शन बी फलीदार पादप सहजीवी तने की ग्रंथि। ऑप्शन सी जड़ों की ग्रंथि या घटपर्णी नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा। ऑप्शन डी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों की ग्रंथियां फलीदार पादप। इसके लिए 5 सेकंड का समय आपके लिए। और इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी जड़ों की ग्रंथियां घटपर्णी नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा। देख लेते इसका सही आंसर। जड़ों की ग्रंथियां घटपर्णी नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा। राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो सामान्यतः जड़ों की ग्रंथियों घटपर्णी यानी कि कीटभक्षी पौधे तथा नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से तीन धातुओं में से ऐसे समूहों को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए कॉपर गोल्ड आयरन। ऑप्शन बी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ऑप्शन सी एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर और ऑप्शन डी गोल्ड आयरन सिल्वर। आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। निम्नलिखित में से तीन धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए कॉपर गोल्ड आयरन, बी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, सी एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर और डी गोल्ड आयरन सिल्वर। इसके लिए 5 सेकंड का समय है। और मैं आपको बता दूं ये पुराने जो 10 साल के पेपर हैं जो रिपीटेबल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आए हुए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये उन सभी का कलेक्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर है बी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। आहार नाल का कौन सा भाग जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है, आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्षुद्रांत, बी आग्नाशय, सी आमाशय और ऑप्शन डी है इसका ग्रसिका। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आहार नाल का कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। इसके लिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए क्षुद्रांत, ऑप्शन बी आग्नाशय, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी ग्रसिका। इसके लिए 4 ऑप्शन है। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसके लिए 5 सेकंड का समय। और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी आग्नाशय। आग्नाशय आहार नाल का वह भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर के रंग को लाल कर देता है। इसके लिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड या ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन है नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर के रंग को लाल कर देता है। इसके लिए 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड या डी सल्फर डाइऑक्साइड। ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसके लिए 5 सेकंड का समय। और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं तथा क्षारों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, उन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। जो ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं तथा क्षारों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, उन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। नीचे दिए गए युगल में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवांशिकता से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र तथा जीन, ऑप्शन बी क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली तथा
क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युगल में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवांशिकता से संबंधित है, ये आपको बताना है। इसके लिए 4 आंसर। ऑप्शन ए क्रोमोसोम गुण यानी कि गुणसूत्र तथा जीन, ऑप्शन बी क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति, और डी कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। इसके लिए 5 सेकंड का समय। और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र तथा जीन। ऑप्शन ए क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र तथा जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन जीवों की वंशगति इकाई होती है। वे माता पिता से वंशानुगत जानकारी अपने संतानों के लिए ले जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। टैडपोल के कायांतरण के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, सी सल्फर या डी आयोडीन। ये 4 आंसर हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है, टैडपोल के कायांतरण के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, सी सल्फर या डी आयोडीन। इसके लिए 5 सेकंड का समय। और इसका जो सही आंसर है वो है डी यानी कि आयोडीन। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। ऑप्शन डी आयोडीन। कायांतरण एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जानवर के पैदा होने के या अंडे से निकलने के बाद कोशिकाओं की बढ़ोतरी से उसके शारीरिक ढांचे में कम समय में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे मेंढक का बच्चा टैडपोल कुछ ही दिनों में कायांतरण करके मेंढक बन जाता है। टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में आयोडीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है और ये हमारी वीडियो लगातार आती रहेंगी। ये वीडियो का 3rd पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? ऑप्शन ए 1/15 सेकंड, बी 1/25 सेकंड, सी 1 सेकंड या डी 1/2 सेकंड। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? ऑप्शन ए 1/15 सेकंड, ऑप्शन बी 1/25 सेकंड, ऑप्शन सी 1 सेकंड या डी 1/2 सेकंड। आपको बताना है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना रहता है वो कितने समय तक बना रहता है। इसके लिए 5 सेकंड का समय है और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है 1/15 सेकंड। 1/15 सेकंड के लिए रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहता है। मानव नेत्र का रेटिना पर बने किसी वस्तु की प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/15 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, ये आपको बताना। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लुई पास्चर या डी रॉबर्ट कोच। आपको बताना है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी लुई पास्चर या ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। और इसके लिए 5 सेकंड का समय है और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही है इसका आंसर एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो ये दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चनों का समूह था। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समूह है और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो कि आपका एसएससी, आपका रेलवे ग्रुप डी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का कलेक्शन है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ अगर पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।